नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए सोशल साइंस की एक ऐसी मैराथन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें सिलेबस के हर टॉपिक के क्वेश्चन एकमात्र वीडियो में कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन यहां पर आपको कराऊंगा सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के टॉप सिलेक्टेड वही क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूं जो परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला क्वेश्चन, एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोल, चेर और पांड्य के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता था वह है दक्षिणापथ, महामंडलेश्वर, राजा राजदेव, मोवेंदार। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोवेंदार। मोवेंदार एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग 3 राजवंशों को दर्शाने के लिए किया जाता है। चोल साम्राज्य को दर्शाने के लिए, चेर साम्राज्य को दर्शाने के लिए और पांड्य साम्राज्य को दर्शाने के लिए। ये जो आपके साम्राज्य या राजवंश थे ये दक्षिण भारत के थे, है ना, दक्षिण भारत के थे, तमिल क्षेत्र के थे। इन्हीं को तीनों को संयुक्त रूप से मूवेंदार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? आंतरिक विद्रोह पर काबू रखना, उत्तराधिकारी नियुक्त में पैतृक अधिकारों पर संघर्ष, वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण, प्रभावशाली नियंत्रण के लिए न्याय चक्र का निर्माण। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ करना ही दिल्ली सल्तनत के दौरान भीतरी सीमाओं की नीति कही जाती थी। वनों को काट करके वहां पर इमारतों या शहरों का निर्माण करना जो कि भीतरी सीमा की नीति कहलाती थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, सही विकल्प का चयन कीजिए। औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमान ने स्वीकृत किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार, निजी व्यापारियों को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ए, बी दोनों। औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था, यानी कि अंग्रेजों को अनुमति दे दी थी शुल्क मुक्त व्यापार करने का, है ना, और निजी व्यापारियों को भी इसमें उनको भी शुल्क मुक्त का व्यापार यहाँ पर मिल गया था, दोनों को यहाँ पर मिल गया था। इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर 3rd वाला हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, पहले के पुरा स्थलों में से पुरा स्थल बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। झोपड़ियों के अंदर मिले हैं, झोपड़ियों के बाहर, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों, झोपड़ियों से दूर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर चूल्हों के अवशेष मिले हैं बुर्ज होम में। बुर्ज होम ये कहाँ का पूरा स्थल है? ये कश्मीर का है। कहाँ का? कश्मीर का पूरा स्थल है जहाँ पर चूल्हों, जिस पर खाना पकाया जाता है उसको चूल्हा बोलते हैं। चूल्हे के अवशेष झोपड़ी के अंदर भी देखने को मिले हैं और झोपड़ी के बाहर भी यहाँ पर अवशेष देखने को मिले हैं। एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, बुर्ज होम जो है ना ये कश्मीर राज्य का पूरा स्थल है। यहाँ पर लोग गर्तों में निवास करते थे। गर्तों यानी कि गड्ढे, गड्ढे में रहा करते थे जमीन को खोद करके, यानी कि गर्तों में निवास किया करते थे बुर्ज होम के लोग प्राचीन काल में। पूरा मतलब कि आपके पूरा स्थल ये मिले हैं, ठीक है ना। तो कश्मीर राज्य याद रखना बुर्ज होम के लिए, जहाँ पर झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह पर ही चूल्हों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन मध्ययुगीन काल के दौरान अहोम के बारे में सही हैं? अहोम के बारे में, अहोम एक प्रकार की जनजाति थी। वह मौजूदा वर्तमान म्यांमार से आए हुए प्रवासी हैं। अहोम राज्य उनकी सेना के लिए स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर था। ग्रामीण समुदायों ने कृषकों को जमीन वितरण में निर्णायक भूमिका निभाई। सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा है अहोम। अहोम क्या है? अहोम एक जनजाति है जो कि कहाँ से आई हुई थी? ये म्यांमार से आए हुए एक प्रकार के प्रवासी थे। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अहोम राज्य उनकी सेना के लिए स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर था। स्वैच्छिक नहीं, ये बेगार पर निर्भर थे। किस पर? बेगार पर ये निर्भर थे, बेगार पर। यहाँ पर स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर नहीं थे, गलत। ग्रामीण समुदाय के जो
किसान थे या कृषक थे, उनको जमीन वितरण में निर्णायक भूमिका निभाई थी। ये बात सही हो जाएगी यहाँ पर। ए और सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 4 वाला ए और सी। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को बाबर के शासनकाल के दौरान विभिन्न युद्धों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत हो सकता है? बाबरनामा या बाबर के संस्मरण एक संग्रहालय जहां बाबर के शासनकाल में लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और सामानों का संग्रह है। रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ मुगल राजाओं पर एलेक्स रदरफोर्ड द्वारा लिखी गई एक किताब। सोम प्रकाश वर्मा की द इलिस्ट्रेटेड बाबरनामा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपसे पूछा है प्राथमिक स्रोत हो सकता है। मैंने आपको अक्सर बताया है प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत में अंतर क्या होता है, कैसे आपको पहचानना है। प्राथमिक का मतलब होता है प्रत्यक्ष। बाबरनामा, ठीक है ना, जिसमें बाबर के बारे में बताया गया है, वो आपकी यहाँ पर काम करेगी, जो कि प्रत्यक्ष स्रोत यहाँ पर माना जाएगा। किसी भी चीज का संग्रह करना, सामानों का संग्रह करना, वस्त्रों का संग्रह करना, ये आ जाता है द्वितीयक में। किसमें? ये आपका आ जाता है द्वितीयक में। और किसी व्यक्ति ने मुगल राजाओं पर कोई किताब लिखी है, वो भी आपकी द्वितीयक में हो जाएगी। और सोम प्रकाश के द्वारा बाबरनामा किताब लिखी गई, वो भी द्वितीयक में ही हो जाएगी। NSERT की जो पुस्तकें होती है वो भी आपकी द्वितीयक स्रोत में ही आ जाती हैं। तो जो प्रत्यक्ष हो, है ना, जैसे बाबरनामा तो प्रत्यक्ष है, बाबर के समय के दौरान उस किताब को लिखा गया था, यानी कि वही आपकी प्राथमिक स्रोत यहाँ पर मानी जाएगी। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्र भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न कथन किसने दिया? जब भारत अपना स्वतंत्र हो रहा था, राज्यों का गठन किया जा रहा था, राज्यों का निर्माण किया जा रहा था, उस दौरान एक व्यक्ति ने इस कथन को दिया था, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में या इस मांग को समर्थन दिया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, मोहनदास गांधी, सरदार पटेल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये कथन है, जिन्होंने भारत में जो देसी रियासतें यानी कि जो देसी रजवाड़े थे उनका विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सरदार पटेल जी ने निभाई थी। उन्हीं का ये यहाँ पर कथन दिया गया है, जो कि NCERT से डायरेक्ट उठा करके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए यहाँ पर बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 की। जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं दबाव बढ़ता है लेकिन तापमान कम होता जाता है। दबाव कम होता है लेकिन तापमान बढ़ता जाता है। दबाव कम और तापमान समान रहते हैं। दबाव कम होता जाता है लेकिन तापमान में परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर सही जवाब इस क्वेश्चन का होगा, दबाव जो होता है ऊपर जाते हैं तो दबाव कम होता है, सिंपल सी बात, लेकिन जो तापमान होता है उसमें परिवर्तन होते रहता है। ठीक, जो दबाव होता है वायुमंडल का, जो दबाव होता है सबसे ऊपर की बात करूं तो ऊपर में दबाव कम होगा और समुद्र का जो तल होगा वहां पर आपका अधिक होगा। कैसा होगा? अधिक होगा दबाव, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और तापमान जो होता है ये हमेशा परिवर्तनशील रहता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कहता है, वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? सुलेखक, प्रतिलिपिक, लिपिक या भित्तिकार? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उस व्यक्ति को लिपिक बोलते थे जो मध्यकालीन यानी कि मध्य युग के दौरान अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, उनको लिपिक बोला जाता था। आइए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की। घेटोआइजेशन शब्द आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से इलाकों या क्षेत्रों को दर्शाता है? इलाका ए, जहां एक समुदाय के लोग निवासी अपनी जान के भय के चलते एक साथ रहते हैं। इलाका बी, जहां सेना कर्मचारियों ने कैंप लगाए हैं। इलाका सी, जहां निवासी वहां के बेहतर स्कूलों के चलते गए हैं। इलाका डी, जहां निवासी अभिजात एवं विशेषाधिकृत वर्ग से संबंधित है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है घेटोआइजेशन शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र को दिखाता है या दर्शाता है? आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा
घेटोआइजेशन जो होता है, जिसको हाशियाकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाशियाकरण बोलते हैं घेटोआइजेशन को। इसका मतलब होता है भय, भय के कारण अलगाव होना। यहाँ पर लिखना चाहूंगा अलगाव। अलगाव, अलगाव का मतलब आप लोग जानते होंगे, अलग, क्या होना? अलग होना। किसी भी कारण से व्यक्तियों का अलग होकर के अपने दूसरे समुदाय में बस जाना ही आपका घेटोआइजेशन की प्रक्रिया होती है, अलगाव। जैसे व्यक्तियों के डर के कारण, भय के कारण, सामाजिक व्यवस्था के कारण अन्य अन्य जो व्यक्ति होते हैं अपने समाज को त्याग करके दूसरी जगह पर रहने लगते हैं अपनी जान के भय के कारण, वही सीधे तौर पर घेटोआइजेशन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का उस हिसाब से राइट आंसर यहाँ पर होगा पहला वाला, इलाका ए, जहां एक समुदाय के लोग या निवासी अपनी जान के भय के चलते एक साथ रहते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? ये हुआ घेटोआइजेशन की प्रक्रिया। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन 11, अभिकथन ए, हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। कारण, हम्पी के बाजारों में मुरों, मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त एक नाम है मुरों, चेट्टियों और यूरोपीय व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। अब आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। आपको पता होगा हम्पी के बारे में। हम्पी जो कि दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण आपका राजधानी माना जाता था, हम्पी, है ना? तो यहाँ पर आपको बताना, जो हम्पी राज्य था ना, ये वाणिज्यिक यानी कि व्यापार की दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। यहाँ पर सांस्कृतिक तौर पर अनेक प्रकार के मंदिर यहाँ की भव्य विशेषता को दिखाते हैं। उसके साथ यहाँ पर व्यापार को भी बताया जाता है हम्पी के बारे में। ठीक है ना? और जो हम्पी के बाजार थे वहाँ पर मुरों यानी कि मुस्लिम व्यापारी भी आया करते थे, चेट्टियों यानी कि दक्षिण भारत के व्यापारी, और यूरोप के बाजार व्यापारियों का यहाँ पर जमघट यानी कि एकदम जमावड़ा लगा रहता था। ये बातें दोनों आपकी कैसी हो जाएंगी? बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो इसलिए पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। दोनों सही है और सही व्याख्या है एक ही। ठीक है ना? तो पहला वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारत में ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए। अभिकथन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त को लागू किए। इन बंदोबस्तों को कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत थी। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आइए आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा है भारत में ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में। तो ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में भारत में क्या हुआ था? इन्होंने स्थायी बंदोबस्त को भी लागू किया था, महलवारी बंदोबस्त को भी लागू किया था। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन बंदोबस्तों को कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत थी। ऐसा तो इन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया सिंचाई के बारे में, है ना? तो ये भारत, ये यहाँ पर आपका सेकेंड, ये कारण यहाँ पर दिया गया। क्या दिया गया? यहाँ पर कारण है। कारण तो यहाँ पर गलत है। कारण आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। इन्होंने बंदोबस्त जो लागू किए थे किस लिए दोस्तों किए थे? आप सभी जानते हो, कर को वसूलने के लिए, राजस्व इकट्ठा करने के उद्देश्य से। राजस्व इकट्ठा करने के उद्देश्य से ब्रिटिश राज्य ने स्थायी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, इन व्यवस्थाओं को लागू किया था राजस्व वसूलने के उद्देश्य से। यही एकमात्र कारण था, ना कि सिंचाई व्यवस्था में सुधार लाने का। ये बहुत गलत यहाँ पर है आपका सेकेंड यहाँ पर स्टेटमेंट। पहला वाला राइट आंसर होगा। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है ना? तो यहाँ पर थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। स्थायी बंदोबस्त की मैं बात कर लेता हूँ। ये आपकी 1793 में लागू की गई थी। कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था। इसमें राजस्व वसूलने का जो जिम्मा सौंपा गया था, इसमें जमींदारों को सौंपा गया था। जमींदार ताल्लुकदारों को सौंपा गया था। किसको? जमींदार लोगों को यहाँ पर जिम्मा सौंपा गया था राजस्व वसूलने का। पहली बात। अब दूसरी बात समझो, यहाँ पर महलवारी बंदोबस्त में ये 1822 में लागू किया गया था होल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको लागू किया गया था 1822 में। जो आपकी महलवारी व्यवस्था थी ये उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में लागू की गई थी। ठीक है ना? और इस व्यवस्था में ना, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें जिम्मा जो सौंपा गया था राजस्व वसूलने का गांव के मुखिया को। गांव का जो मुखिया होगा या गांव का जो प्रधान होगा,
आपको मुखिया भी देखने को मिलेगा या प्रधान भी देखने को मिलेगा। तो आप आंख मूंद कर इसका राइट आंसर मारोगे। गांव का मुखिया को जिम्मेदारी दी गई थी महलवारी बंदोबस्त में राजस्व वसूलने की, और स्थायी बंदोबस्त में गांव के जमींदार जो थे, तालुकदार थे, उनको दी गई थी जिम्मेदारी कर वसूलने की। और आपका एक थर्ड और पॉइंट आप लोग याद रखोगे रैयतवारी के बारे में। रैयतवारी ये दक्षिण भारत में लागू की जाने वाली एक व्यवस्था थी। इसमें सीधे तौर पर किसान से ही कर वसूला जाता था, इसलिए इसको रैयतवारी के नाम से जाना गया, किसान से। थॉमस मुनरो और रीड ने इस अलेक्जेंडर रीड तथा थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को लागू किया था। तो यहाँ पर थर्ड वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनें। पंडिता रमाबाई ने, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपसे कहूंगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना, लाइक कर दो। पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहाँ विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी, यानी कि शरण दी जाती थी। पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थीं, करेक्ट हो जाएगा। पंडिता रमाबाई ने निम्न जातियों की महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी, ये गलत है। यहाँ पर इन्होंने कोई किताब यहाँ पर महिलाओं की दुर्दशा पर नहीं लिखी थी, ठीक है ना, निम्न जाति की महिलाओं पर, ये गलत यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। इनको संस्कृत लिखना व पढ़ना आता था, इसलिए इनको पंडिता की उपाधि दे दी गई थी। और इन्होंने पूणा, यानी कि पुणे जो है आपका महाराष्ट्र में, वहाँ पर इन्होंने विधवा गृह की स्थापना की, जहाँ पर विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी। ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, जिसको मैंने गोले के अंदर यहाँ पर कर दिया था। उन्होंने ऊंची जातियों की महिलाओं के लिए, किन जातियों के लिए, जो उच्च जाति की महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं हैं, उनकी दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर था निम्न जातियों की महिला पर दुर्दशा पर किताब लिखी, नहीं, उच्च जातियों की महिला पर उन्होंने किताब लिखी है, इसलिए गलत था। आगे, उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिसके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजे को लेकर चिंतित थे। जब बदलाव हो रहे थे तो बदलाव वाले व्यक्ति तो इस बदलाव को कर ही रहे थे, और जो आलोचना करते थे, विरोधी थे, वो कहते थे कि धर्म भ्रष्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। हिंदू मुस्लिम दोनों यहाँ पर चिंतित थे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन द्वारा सिद्ध किया या सिद्ध करने का प्रयास किया, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है? ईश्वरचंद विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जलाने की अनुमति नहीं है, यानी कि सती प्रथा, जो सती प्रथा थी, ठीक है ना, उसके विरोध में किसने बात कही थी? तो राजा राम मोहन राय ने करी थी। वो भी इन्होंने कहा, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को जलाने की अनुमति नहीं है। किसने कहा? तो राजा राम मोहन राय ने कहा था, जो कि सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, राजा राम मोहन राय ने। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। एक बात हमेशा याद रखना, विधवा विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। इस पर तर्क किसने दिए थे प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर? तो ईश्वरचंद विद्यासागर की मैं बात करूं तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, इस पर जोर दिया था। वहीं सती प्रथा का विरोध या उन्मूलन किया था किसने? राजा राम मोहन राय ने। ये दो व्यक्ति हैं जिनसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, तो ये चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। विधवा पुनर्विवाह की बात करूं तो ईश्वरचंद विद्यासागर को टिक करोगे, वहीं सती प्रथा यानी कि जलाने की अनुमति नहीं थी महिलाओं को, विधवाओं को, तो आप यहाँ पर करोगे, क्या करोगे? राजा राम मोहन राय को टिक। आइए यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर है विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। तो राजा राम मोहन राय इस बात से दुखी थी कि औरतें अपना कष्टों के साथ आग में कूद रही हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, ठीक है ना। और उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर ऐसा कहा था। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं है। पहली बात आपने समझ ली। उसी के अनुसार 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से तरीकों का प्रयोग 19वीं शताब्दी के सुधारकों ने समाज में फैली व्याप्त हानिकारक प्रथा को चुनौती देने के लिए किया? प्रथाओं के विरुद्ध विरोध में धरना देने, जो लोग इन प्रथाओं का अनुसरण करते थे उनके विशेष नाम पुकारना, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से ऐसे श्लोक या वाक्य संदर्भित करने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। पश्चिमी समाजों की प्रथाओं या रीति रिवाजों का गुणगान करना। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड वाला। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो कि उनकी सोच का समर्थन करते हों। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, राजा राम मोहन राय हुए, इन्होंने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का ही हवाला देकर कहा कि स्त्रियां दोबारा विवाह कर सकती हैं, विधवाएं दोबारा विवाह कर सकती हैं, सती होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला देकर ऐसा कहा है। तो लोग क्या करते थे? प्राचीन ग्रंथों के ऐसे श्लोक ढूंढते थे जो उनके संदर्भ में समर्थन करते हों। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16। भूगोल की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ाना चाहती है ना। आप टीचर या मतलब कि अध्यापक अथवा अध्यापिका हो तो अपनी जो आप पढ़ा रहे बच्चों को ज्योग्राफी भूगोल में एक टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति, उसको समझा रहे हो तो इसको समझाने के लिए आप क्या योजना बनाएंगे? विभिन्न वृक्षों के चित्र लगाना, विद्यार्थियों को नरम काष्ठ से बनी कुछ चीजें लाने को कहना, विभिन्न वनों व उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियों की विशेषताओं और तुलनाओं को दर्शाता चार्ट लाना, जलवायु का वनस्पति की प्रकृति पर प्रभाव की चर्चा करना। तो ये सभी चीजें यहाँ पर सही हो जाएंगी, आपकी कोई गलत भी यहाँ पर नहीं दी गई, इसलिए ABCD सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अलवड़ जल का स्रोत नहीं है? महासागर, नदियां, ताल, हिमनद। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महासागर या समुद्र का जो जल होता है ना, ये लवणीय होता है। कैसा होता है? लवणीय जल होता है, यानी कि लवण वाला जल होता है। लवण का मतलब बिल्कुल ही खारा, बिल्कुल खारा जल ही जल हो, तो वही खारा नमकीन पानी जिसको कह लो, तो बिल्कुल खारा ही होता है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लवणीय। आपसे पूछा अलवड़ स्रोत नहीं है, ये आपका अलवड़ का मतलब स्वच्छ जो पी सकें। ताल का भी स्वच्छ अलवड़ होता है, इसमें कोई लवड़ नहीं होती। हिमनद में भी कोई लवड़ नहीं होती है। ये आपके अलवड़ हैं। कैसे हैं? आपके अलवड़ हैं। आपसे नहीं वाला पूछा गया था, तो नहीं वाला यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। प्रदीप्ति व्रत की अवधारणा पर शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को समझाना आवश्यक है? कक्षीय समतल, पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की गोलाकार आकृति। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सबसे जरूरी क्या होगा, अगर आप लोग बच्चों को प्रदीप्ति व्रत, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा प्रदीप्ति व्रत क्या होता है। जैसे यहाँ पर ये ग्रही ग्लोब, ये बीच से इसको मैंने काटा, ये आधा भाग है रात, इधर है रात और इधर है दिन, यानी कि ग्लोब पर वह बिंदु, यानी कि ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाले को ही प्रदीप्ति व्रत के नाम से जाना जाता है। एक तरफ रात, दूसरी तरफ दिन, यही आपका क्या है? यही प्रदीप्ति व्रत है। इसमें क्या जरूरत पड़ती है? इसमें पृथ्वी का अक्ष की जरूरत पड़ती है ना, ये अक्ष की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। पृथ्वी का घूर्णन, जो पृथ्वी होती है ये घूमती है अपने अक्ष पर ही, ये अपने अक्ष पर ही इस प्रकार से घूमती रहती है, जिसको घूर्णन गति कहते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। पृथ्वी की गोलाकार आकृति, ये जो बच्चों को समझाओगे तो आपको ग्लोब यानी कि गोलाकार आकृति वाली आपको ग्लोब या पृथ्वी लेनी पड़ेगी, ये भी लेनी पड़ेगी। कक्षीय समतल का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होगा, ए यहाँ पर नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। तो ए वाला यहाँ पर हटाओगे आप लोग, ए नहीं होगा, BCD यहाँ पर हो जाएगा। 4 वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर जवाब माना जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस प्रकार का या कैसा संसाधन है, किस तरह का संसाधन है? सर्वव्यापक, संभाव्य, वास्तविक या नवीकरणीय? तो ये है आपका संभाव्य, यानी कि इसकी संभावना है लद्दाख में यूरेनियम पाया जाएगा। इसकी क्या है?
बहुत आपकी संभावित संसाधन है, जिनकी संभावना हो, अपार संभावना हो, वही संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि यूरेनियम जो कि लद्दाख में मिल सकता है, इसकी क्या है, इसकी एक संभावना है, यानी कि संभाव्य है। राइट आंसर यहाँ पर आपका 2 वाला हो जाएगा। सर्वव्यापक क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जो सभी जगहों पर मिल जाएं, वो आपके सर्वव्यापक होते हैं। वास्तविक क्या होते हैं? जिनकी मात्रा निश्चित हो चुकी हो, जिनका प्रयोग भी वर्तमान में हो रहा हो, है ना, प्रयोग भी हो रहा हो, तो उनको बोलते हैं वास्तविक संसाधन। वहीं नवीकरण क्या होते हैं? जैसे सौर ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, ये क्या हैं? ये सभी आपके नवीकरण हैं जो कि कभी समाप्त नहीं होते, इनका पुनः उत्पन्न या प्राप्त किया जा सकता है, इनको नवीकरण संसाधन बोलते हैं। राइट आंसर आपको पहले ही बताया मैंने, संभाव्य हो जाएगा यूरेनियम। यहां पर 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है, छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उपयोगी होगा? अशोक के शिलालेख से क्या जाति भेदभाव कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, ये तो हिस्ट्री की बात है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नीतियां, ये गलत। मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा पत्र, डॉक्टर अंबेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन को सबसे पहले समझो। छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराना है। बच्चों को आपको परिचित कराना है भेदभाव के मुद्दे से, जाति वाले मुद्दे से। तो उसके लिए सबसे उपयोगी संसाधन क्या होगा? संसाधन की बात कही गई है, संसाधन। संसाधन का मतलब जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, वही संसाधन होता है। तो मानवाधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंबेडकर वाला यहाँ पर नहीं हो जाएगा, अधिकतर यहाँ पर अंबेडकर को समझेंगे, जो कि यहाँ पर आपका गलत माना जाएगा। आपका संसाधन उपयोगी पूछा गया ना। यहाँ पर बात करूंगा 21 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ असमानता के विरुद्ध संघर्ष के बारे में चर्चा करना चाहती है। इसके लिए वह अपनी चर्चा में निम्न उदाहरणों में से कौन से उपयुक्त उदाहरण सम्मिलित कर सकती है? एक शिक्षिका है, वो अपने छात्रों को क्या समझाने का प्रयास कर रही है? असमानता के विरुद्ध संघर्ष, असमानता के विरुद्ध संघर्ष। तो उसके लिए उसको कौन से उदाहरण यहाँ पर जोड़ने चाहिए? रोजा पार्क्स की कहानी भी जोड़नी चाहिए, जो कि असमानता के विरुद्ध इसने संघर्ष किया था अमेरिका में ही, ठीक है ना। यहाँ पर जानने का हक गीत विजय महाजन द्वारा लिखित, इसमें भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष की ही बात कही गई है। तवा मत्स्य संघ की एक रैली, जिसमें लोगों ने मतलब कि मछली पकड़ने के उद्देश्य से एक आंदोलन चलाया था, ये भी आपका हो सकता है यहाँ पर, ठीक। शिक्षार्थी के जीवन से कोई उदाहरण उपयुक्त, ये भी हो सकता है, उसका भी उदाहरण हो सकता है। तो यहाँ पर आपके सभी आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएंगे, सभी यहाँ पर आपके हो जाएंगे, सभी के सभी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े पब्लिस्ट थे। निम्न में से कौन सा पब्लिस्ट शब्द को सही से अभिव्यक्त करता है? पब्लिसिस्ट का मतलब क्या होता है? पब्लिसिस्ट आपसे पूछा है। दादा भाई नौरोजी क्या थे? पब्लिसिस्ट थे। इसका मतलब होता है किसी चीज का प्रचार करना, वह है जो किसी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रचारित या प्रसारित करता हो, तो वही थे आपके दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिहाड़ी मजदूरों के विषय पर समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में सबसे ज्यादा प्रभावी होगा? तो यहाँ पर बात किसकी की गई है? दिहाड़ी मजदूर के विषय पर समीक्षात्मक चिंतन कौशल की। दिहाड़ी मजदूर शहरों में कहाँ रहते हैं? क्या कारखानों की तुलना में कॉल सेंटर में काम करने की स्थिति बेहतर होती है? क्या कारखाने में काम कर रहे लोगों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है? विश्व भर में किन शहरों में सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर हैं? आपसे एक क्वेश्चन पूछा, समीक्षात्मक चिंतन कौशल, समीक्षात्मक हो सके, मूल्यांकन हो सके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सेकंड वाला। क्या कारखाने की तुलना में कॉल सेंटर में काम करने की स्थिति बेहतर होती है? ये समीक्षात्मक कौशल विकसित करने पर यहाँ पर ज्यादा प्रभावी होगा। प्रभावी तो आपके सभी होंगे, लेकिन आपसे पूछा है ज्यादा प्रभावी कौन सा होगा, तो ज्यादा प्रभावी यहाँ पर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में दिए गए कथन। किसके बारे में? सामाजिक विज्ञान में समस्याएं, ऐतिहासिक घटनाओं की बदलती व्याख्याएं सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण विषय बना देती हैं। बिल्कुल बना देती हैं।
यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं में जो परिवर्तन होता है, बदलती हैं, तो उनकी व्याख्याएं भी बदलती हैं उस हिसाब से। तो ये चुनौतीपूर्ण विषय का मतलब कि निर्माण कर देती हैं। पहली बात तो करेक्ट हो जाएगी। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। शिक्षक तो आपके पर्याप्त होते ही हैं, पर्याप्त नहीं, ये गलत है। यहाँ पर आपका कारण गलत है। इस क्वेश्चन का ये कारण गलत है कि चुनौतीपूर्ण विषय बना देती है, बिल्कुल बना देती है। ये इसका कारण थोड़ी ना है कि शिक्षक कम है। शिक्षक कम हो या ज्यादा हो, वो तो आपका विषय बन ही जाएगा चुनौतीपूर्ण। शिक्षक पर ये बात नहीं लागू होती है। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आर गलत यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 25। कक्षा 6 के छात्रों को भारत में वन्य जीवों के संरक्षण पर प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रोजेक्ट के योगात्मक आकलन के लिए सबसे प्रभावी तरीका होगा? तो यहाँ पर जीवों के, वन में जो जीव रहते हैं उनके संरक्षण पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? वन्य जीवों के संरक्षण पर प्रश्नों वाली लघु परीक्षा। छात्र एक दूसरे के प्रोजेक्ट का आकलन करते हैं। वन्य जीव संरक्षण के कारण और तरीकों का विचारणीय प्रश्न। प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित मानदंडों पर दिशा निर्देश, रूब्रिक। यहाँ पर यही 4 वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, जो कि आकलन में सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी तरीका अपनाए मतलब कि माना जा सकता है। यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है, चलिए बात करते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। पृथ्वी के संदर्भ में पृथ्वी का कक्षीय समतल के साथ इसका अक्ष 66.5 का कोण बनाता है। बिल्कुल सही बात कही गई। कितना बनाता है? 66.5 का कोण बनाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है, जो कि गलत है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, ना कि परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। यहाँ पर परिक्रमण नहीं होना चाहिए था, घूर्णन होना चाहिए था। इसलिए पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए सही है तथा वी गलत है। ठीक है ना। पृथ्वी की जो गतियां होती हैं वो कितनी गति होती हैं? 2 गति होती हैं। एक होती है घूर्णन गति, जो अपने अक्ष पर ही घूमती है। दूसरी होती है परिक्रमण गति। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के कारण ही ऋतुओं में बदलाव आता है, परिवर्तन होता रहता है। घूर्णन गति के कारण दिन रात में बदलाव आते हैं। मतलब कि दिन और रात किस कारण से होते हैं? दिन और रात घूर्णन गति के कारण से होते हैं। ये गलत है, पहला सही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को NCERT के अकॉर्डिंग कुछ जानकारी आपको बता देता हूँ, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगी। ठीक। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। वह समतल कक्ष के द्वारा बनाया गया उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है ना। और ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको प्रदीप्ति वृत्त भी बोलते हैं। ये भी पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। और नीचे यहाँ पर और आपको जानकारी दी गई है। यहाँ पर है आपका, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का टाइम लेता है अक्ष पर, यानी कि घूर्णन में। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति यानी कि दिन रात होने वाली गति को ही दैनिक गति बोलते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं के द्वारा निम्नलिखित विषयों में से क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रयोग से हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर पेडागोजी का क्वेश्चन है, क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रयोग से हल किया जा सकता है। जो विद्यार्थी हैं वो गांव के हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के हैं। कहाँ के विद्यार्थी हैं? ग्रामीण क्षेत्र के हैं। तो उनको क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए हल किया जा सकता है। पृथ्वी की स्थलाकृति ये नहीं, चोल चेरपांड जैसे कोई बच्चा बिहार से बिलोंग करता है, कोई बिहार से, कोई कहाँ से, तो वो क्या अपने दक्षिण भारत में जाएगा, वहां पर देखेगा क्या है क्या नहीं है। ये नहीं हो सकता है। ये आपके 2 नहीं हो सकते हैं। मंदिर वास्तुकला नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है ना बच्चा। विषयों में से क्षेत्र सर्वेक्षण करना, क्या करना? क्षेत्र सर्वेक्षण करना है। तो उसके लिए कृषि कार्य संबंधित प्रक्रिया क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रयोग से हल किया जा सकता है। बच्चों को समझाओगे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? कितने डिग्री घूमती है? तो 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में ना, एक हावर में 15 डिग्री घूमती है। तो 24 घंटे में कितना घूमेगी? इसमें 24 का गुणा आप करोगे, कितना आएगा? 360।
यानी कि 24 घंटे में कितना घूमती है पृथ्वी, तो 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। बस इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश व देशांतर की जानकारी होने की आवश्यकता है। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, चलिए बताता हूँ। अपने स्थान से आप लोग ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हो, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश व देशांतर की जानकारी भी होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं है, इसलिए राइट आंसर सेकेंड वाला होगा। दोनों सही हैं, किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हम लोग ध्रुव तारे की सहायता से, है ना, अक्षांश तो जान सकते हैं, परंतु ये दोनों कथन यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए आपके मतलब कि एक दूसरे से संबंधित नहीं है, परंतु दोनों कथन सही हैं, इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन होगा। डू यू नाउ, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों ए बी सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। स्थलाकृतियां महाद्वीपों पर पाई जाती है, ना कि महासागर की सतह पर। तो पहला वाला ही यहाँ पर गलत कर दिया गया। स्थलाकृतियां जो होती हैं वो महाद्वीपों पर भी पाई जाती हैं, महासागर पर भी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। जैसे समुद्र में स्टेक जैसी आकृति पाई जाती है, समुद्री तरंगों का निर्माण होता है, ठीक है ना। स्टेक भी समुद्र में ही पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र में भी यानी कि महाद्वीप में भी पाई जाती हैं, दोनों जगह पर पाई जाती हैं। यहाँ पर लिखा है ना कि महासागर की सतह पर, इसीलिए गलत हुआ यहाँ पर। प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली केवल जीवीय परिस्थितियों से है, ये भी गलत। जीवीय केवल शब्द लगा दिया, केवल जीवीय, इसलिए गलत है। जीवीय अजैविय मतलब कि जैविक और उसके साथ अजैविक दोनों चीज पृथ्वी के वातावरण के मतलब कि पृथ्वी पर दोनों चीजें पाई जाती हैं, जैविक भी और अजैविक भी, इसलिए गलत है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। मानवीय वातावरण से तात्पर्य मनुष्य की परस्पर क्रियाओं, उनकी गतिविधियों तथा उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं से है, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। केवल सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब माना जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन, अविकथन। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। दोनों बातें सही है, एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। जो समुद्र में जो उच्च ज्वार आते हैं, जैसे जैसे उच्च ज्वार आते हैं, यानी कि जो पानी होता है ना, पानी एकदम गति से आता है और गति से जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई जहाज खड़ा हुआ है, पानी का, पानी आया एकदम गति से, तो इस जहाज को पानी के सहारे एकदम बहुत दूर स्थान तक लेते जाएगा, तो मतलब कि सहायता प्रदान करता है बंदरगाहों को, है ना। जहाज को बंदरगाह पहुंचने में सहायता करता है उच्च ज्वार। ये बातें दोनों सही हैं, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग समझो, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे होने वाले जल के उतार चढ़ाव से विद्युत उत्पन्न भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कहता है, भारत के भौतिक रूपकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित हैं, सही हो जाएगा यहाँ पर। उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, क्योंकि नदियों के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है, इसलिए यहाँ पर कृषि भी की जाती है। यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। पश्चिमी घाट खनिजों की प्रचुरता और घनी आबादी वाले हैं, गलत है। पश्चिमी घाट तो आपके जैव विविधता के लिए जाना जाता है। किसके लिए? जैव विविधता यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। जैव विविधता पश्चिमी घाट पर, ना कि खनिज पाए जाते हैं। पाए जाते हैं लेकिन कम पाए जाते हैं। प्रचुरता तो आपके पठार पर खनिजों की होती है, इसलिए सी गलत है। ए और बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी, थर्ड वाला। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।